श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, समय के साथ बहुत परिवर्तन होते हैं। वो चाहे हमारे जीवन शैली की बात करें, समाज की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, विकास की बात करें, विज्ञान की बात करें, हर जगह परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि समय की मांग होती है। अगर हम संचार की बात करें, जनसंचार की बात करें, तो इसमें भी परिवर्तन बहुत हुआ है। संचार क्यों आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए, ये हम सभी लोग जानते हैं और आज विस्तार से इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन परिवर्तन क्या क्या हुआ है, उसके मौज में क्या क्या चेंजेज आए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर ललित कुमार, जो कि विभागाध्यक्ष हैं एक विश्वविद्यालय में, पत्रकारिता और जनसंचार विभाग में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, साथ ही रेडियो के तमाम श्रोताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस खास कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। डॉक्टर साहब, जहाँ तक बात है हमारी बात की, ये भी एक संचार का माध्यम है और इसके माध्यम से आम जनता से हम जुड़े हुए हैं। अगर पहले दौर की बात करें तो पहले जब भी हम कोई बात दूसरे तक पहुँचाना चाहते थे, संदेश पहुँचाना चाहते थे, तो उसका माध्यम हुआ करता था पत्र, और लेटर के माध्यम से हम एक दूसरे को बताते थे। कैसा दौर था? आपने भी कुछ न कुछ वो दौर देखा होगा, थोड़ा अपने अनुभव शेयर करें। देखिए सर, जब हम जनसंचार माध्यम की बात करते हैं तो जनसंचार माध्यम के रूप में हमारे सामने सबसे ज़्यादा जो माध्यम हुआ करते थे वो रेडियो हुआ करता था, टीवी हुआ करते थे और न्यूज़पेपर और किताबें। तो ये ऐसे जनसंचार माध्यम थे कि हमारे जो श्रोता थे, हमारे जो दर्शक थे या हमारे जो पाठक थे, वो इन्हीं से कनेक्टेड हो पाते थे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो लाभ हमको देखने को मिला वो है हमारा रेडियो माध्यम। रेडियो माध्यम जिसे हम ब्लाइंड माध्यम भी कहते हैं। और रेडियो ने जो एक लंबी यात्रा जो तय की है, खास करके जनसंचार माध्यम के रूप में, वो एक बहुत ही कहा जाए कि वो काबिले तारीफ है। और हम जो है रेडियो के हम बहुत बड़े ये कहा जाए कि ऐसे श्रोता हम रहे हैं कि रेडियो को लगातार बचपन से सुनते आ रहे हैं। रेडियो ने कभी भी सूचनाओं के साथ में इस तरह का समझौता नहीं किया जो आप अमूमन आज हमको देखने को मिल रहा है। और इसमें खास करके जो टेलीविज़न है 1950 के दशक में जो हमारे जनसंचार माध्यम थे, इसमें अमूलचूल परिवर्तन आने शुरू हुए। और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खास करके रेडियो पर ज़्यादा फोकस दिया और कहा कि रेडियो को जो है ऐसे प्रोग्राम रेडियो पर बनाए जाएं जो हमारा आम जनता जो है, हमारी ये जो गाँव के जो गरीब किसान जो लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट की जाए और इस तरह के प्रोग्राम बनाए जाएं ताकि देश हित के लिए, समाज हित के लिए और लोगों के हित के लिए किए जाएं। बहुत सही बात है और सच्चाई यही है, क्योंकि आम जनता तक अगर कोई कम्युनिकेशन का माध्यम था तो रेडियो था। उसके माध्यम से ही हमारी सरकारें, हमारे प्रधानमंत्री या जो भी बातें पहुंचानी होती थी पहुंच जाती थी। लेकिन एक और बात आई कि ये रेडियो के माध्यम से एक तरफ से हम सुनते थे, यानी जो हमें संदेश दिया जाता था, जो बातें बताई जाती थी, हम यानी आम जनता अपनी बात नहीं कह पाती थी। उसका जो रास्ता होता था, या किसी दूसरे समाज के दूसरे छोर पे या दूसरे शहर में या दूसरे प्रदेश में अगर बात पहुंचानी होती थी या कोई संदेश भिजवाना होता था तो पत्रों का सहारा लिया जाता था। बिल्कुल। आपने भी वो दौर देखा होगा। और दूरदर्शन की बात की जाए तो ये भी एक ऐसा माध्यम था जिसमें हम सजीव रूप से अपनी बात पहुंचाते थे, यानी हम सरकार की बातें हम तक पहुंचती थी और जो भी ज्ञान की बातें होती थी या एक सूचना की बातें होती थी वो हम तक आती थी। समाचार पत्र भी एक ऐसा माध्यम हुआ करते थे, लेकिन हमारे समाज के बहुत कम लोग हैं जो समाचार पत्र से जुड़े हुए थे, क्योंकि लगभग 70% लोग गांव में रहते हैं और वहां तक समाचार पत्र नहीं पहुंचते थे। इसका जब माध्यम बदला, यानी रेडियो और दूरदर्शन ने जब अपने फॉर्मेट किया, अपने को चेंज किया, तो वो दौर कैसा आपको लगा? एक क्रांति सी आई थी जब इसके बहुत सारे चैनल आए। जी, मुझे आज भी याद है कि जब मैंने 10वीं क्लास पास की थी तो मुझे समाचार पत्र पढ़ने का बहुत शौक हुआ करता था। और मैं ज़्यादातर समाचार पत्रों में जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हुआ करती थी उनको ज़्यादा पढ़ता था। और हमारे गांव में, मैं जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं, उस गांव में सिर्फ हमारे एक ही मोहल्ले में एक न्यूज़ समाचार पत्र आता था। तो उस न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए हम उनके यहाँ जाया करते थे। और जब मैंने 10वीं क्लास पास की तो तब मेरे पिताजी ने अखबार घर में लगाना शुरू किया और तब से मैं
अखबार से जो है अखबार के प्रति मेरा जो लगाव लगातार बढ़ता चला गया। और अखबार की जब हम उसमें परिवर्तन के दौर की बात करते हैं तो खास करके 2000 के बाद से जो समाचार पत्रों में और समाचार जो प्रिंटिंग प्रेस में जो तकनीकी रूप से जो परिवर्तन आने शुरू हुए, उसने कहीं ना कहीं आम जनमानस को जो है एक गहरा प्रभाव उन पर छोड़ा। आपको भी सर याद होगा कि पहले समाचार पत्र ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे, उसके बाद 2000 के बाद या 2002-3 के बाद से जो है समाचार पत्र कलर आने शुरू हो गए। तो जो एक अट्रैक्शन था जो हमारे पाठक का, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। धीरे धीरे सब लोगों को जो है रंगीन दुनिया और रंगीन तरह का मिजाज पसंद आने लगा। तो उसमें जो है फिर हमारे जनसंचार माध्यम क्यों पीछे हटे जी। उसके लिए उससे पहले आप देखिए जो टेलीविजन था, टेलीविजन भी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था, तो कलर टेलीविजन आने शुरू हुए जी। तो जो एक आम जनमानस था वो एक तरीके से रंगों की तरफ खींचता चला गया, बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया कि उसको अब कलर दिखाई पड़ेगा और सारी चीज रंगों में दिखाई पड़ने लगी जी। चैनल की बात करें तो बहुत सारे चैनल आए, उसके बाद धीरे धीरे विकास होता गया और संचार के माध्यम बदलते गए और विस्तार होता गया। अगर एक और चेंज आया है और वो आया है 2000 या उससे पहले थोड़ा सा, कि जब इंटरनेट की सुविधा हुई जी, तब कितना चेंज हुआ संचार के माध्यम। देखिए सर, इंटरनेट की जब हम बात करते हैं तो इंटरनेट जो है वो 15 अगस्त 1995 को आया भारत में, और जनसंचार में एक तरह का क्रांति आ गई। यानी कि कहा जाए कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के विकास में जो है जनसंचार में और भी व्यापक रूप से जो त्वरित माध्यम के रूप में जो है इंटरनेट को देखा जाने लगा था। और इंटरनेट जो है एक तरीके से ऐसा माध्यम था कि वो कुछ जो हमारे लिटरेट जो वर्ग था, जो शिक्षित वर्ग था, उन्हीं तक सीमित था। और आज भी जो है इंटरनेट की जो एक्सेस है वो आज भी शिक्षित वर्ग तक है। यानी कि जो हमारा कहा जाए कि जो अशिक्षित वर्ग है वो आज भी इंटरनेट के बारे में नहीं जानता। लेकिन जो बाकी हम अन्य माध्यमों की हम बात करते हैं, उसमें टीवी या फिर जो हमारा जो रेडियो है, उसने जो है उसने ये नहीं देखा कि वो पढ़ा लिखा है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। इसने सबके लिए प्रोग्राम बनाने शुरू किए और आम जनमानस को जोड़ा। और सरकार यही चाहती थी कि जो हमारा जो गांव का जो किसान है, जो गांव के जो मजदूर हैं, उन तक हम अपनी पहुंच कैसे बनाएं, क्योंकि हमने जो है जन माध्यमों को भी जो है एक अलग अलग वर्गीकरण में बांट दिया गया था कि ये पढ़े लिखे वर्ग के लिए है, ये अशिक्षित वर्ग के लिए है। तो लेकिन रेडियो ने वो दायरा नहीं देखा, टीवी ने वो दायरा नहीं देखा, आम जनमानस के लिए इन्होंने सभी प्लेटफॉर्म खोल दिए। और हमने देखा कि जो एक परिवर्तन आना शुरू हुआ 2005 के बाद से, प्राइवेट चैनल्स आने शुरू हो गए, एफएम चैनल्स आने शुरू हो गए, और तो फिर एक तरह से कहा जाए कि लाइन लगने लगी जनसंचार माध्यमों की। और उसमें जो हमारा जो यूथ था उस पर भी जो है गहरा प्रभाव देखने को मिला। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि अब सबके हाथ में इंटरनेट एक्सेस है मोबाइल के माध्यम से। बहुत फायदे हुए हैं, हम बात करेंगे फायदे और नुकसानों के बारे में। अब हम उसी पर आ गए हैं क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। आज इसकी आवश्यकता नहीं है कि हम एक तरफ से सूचनाएं प्राप्त करेंगे। रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से ज़्यादातर सूचनाएं हमें एक तरफ से प्राप्त होती थी, जो सरकार के दिशा निर्देश होते थे, सरकार की सूचनाएं, सरकार की योजनाएं वो हम तक आती थी। अब सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात भी आसानी से कह सकते हैं। चाहे मेल करना हो तो मेल कर देते हैं एक दूसरे को, एसएमएस करना हो तो एसएमएस कर देते हैं, और कई ऐसे माध्यम हैं। कितना परिवर्तन हुआ है आज और इसकी कितनी जरूरत थी? देखिए, खास करके इंटरनेट के इस युग में, और हम जब सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया ने जो रेडियो और टीवी के बीच जो बंधन देखा जा रहा था, जो बाउंड्रीज देखी जा रही थी, उसने इसको भी तोड़ दिया। यानी कि कहा जाए कि 2010 के बाद से जो एक बड़ी क्रांति हुई है, मुझे याद है कि 2008 में 8 या 9 में मिस्र में एक क्रांति हुई। यानी कि मिस्र में सत्ता परिवर्तन को लेकर के जो हुस्नी मुबारक वहाँ की सत्ता में थे, तो उसको बेदखल करने के लिए जो है वहाँ की जनता ने एक आंदोलन छेड़ा और तहरीन चौक पर जो है वो आंदोलन खड़ा हुआ। और वो आंदोलन इतना व्यापक हुआ कि उसमें जो है फेसबुक के जरिए लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी, लोग जिस तरीके से बदलाव चाहते थे, तो मैं समझता हूं कि वो एक ऐसा मतलब मंच था कि जिसने सत्ता को बदलने के लिए या सत्ता को किस तरीके से उसको टक्कर दी जा सकती है, सोशल मीडिया ने उसमें एक अहम बड़ी भूमिका निभाई। और खास करके 2010 में जब जो है अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया था रामलीला मैदान में, तो वो भी जो आंदोलन था वो एक तरीके से सोशल मीडिया की ही देन थी और सोशल मीडिया ने लोगों को जागरूक किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सोशल मीडिया
मीडिया प्लेटफॉर्म हमको फायदा तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि हम कैसे इस प्लेटफॉर्म को हम एडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज की सबसे बड़ी चुनौती आज के युवाओं की यही है कि सोशल मीडिया पे वो दिन रात उस पर बिजी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी तकनीकी आई हैं अलग अलग दौर में, उसने कहीं ना कहीं आपको फायदा तो पहुंचाया ही है, लेकिन उसके नुकसान भी सबसे ज्यादा हैं। बिल्कुल, हमारे जनजीवन को इसने बड़ा प्रभावित किया है, वो बात अलग है कि कई फायदे हुए हैं, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन की बात की जाए, चाहे ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन की बात की जाए, कंटेंट ओरिजिनेशन की बात की जाए, ये सब उपलब्ध है आज। इसका असर क्या हुआ है कि हमारी किताबें पढ़ने की क्षमता कम हो गई है, किताबें लिखने की क्षमता कम हो गई है, लाइब्रेरी जाना आना कम हो गया है, ये सब प्रभाव हुआ है। लेकिन इसका और साइड इफेक्ट जो हमारे समाज के लिए घातक है वो इसके कंटेंट को लेकर के है, और जो सोसाइटी में एक दूसरे की जो सोच है, एक दूसरे के साथ उठना बैठना, घुलना मिलना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, इसमें काफ़ी कमी आई है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे बदलाव हमको देखने को मिले हैं। खास करके मैं जब कृषि क्षेत्र की मैं बात करता हूँ सर, क्योंकि कृषि क्षेत्र जो है, कहा जाता है कि 70% जो हमारी कृषि जो आबादी है वो आज भी पूरी देश की आबादी जो है वो कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। तो कृषि क्षेत्र में तकनीकी रूप से जो बदलाव आए हैं, मैं समझता हूँ कि वो उसका एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित हुआ है। मैंने अपने पीएचडी शोध के दौरान, क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश के भोपाल पर मैंने अपना पीएचडी किया है जमा, और वो मेरा जो सब्जेक्ट था वो था मोबाइल गवर्नेंस। यानी कि मोबाइल गवर्नेंस एक ऐसा माध्यम जो मोबाइल ऐप्स के जरिए सरकार जो है आम जनता तक पहुंचने की बात करती है। यानी कहा जाता है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वो कारगर साबित होता हुआ दिख रहा है। और इसका जो फायदा वो ये है कि कृषि क्षेत्र में जिस तरह के नवाचार, जिस तरह की तकनीकी लगातार बदलती जा रही हैं, किसानों को उसमें फायदा हुआ। एक मैं आपको उदाहरण दूंगा, आत्मा परियोजना प्रोजेक्ट चलता है। तो आत्मा परियोजना प्रोजेक्ट के जरिए जो है, मैं उसमें कई बार उनके फेयर में मैं गया वहां पर भोपाल में, तो उसमें ये देखा जाता है कि जो रजिस्टर्ड किसान होते हैं इस आत्मा प्रोजेक्ट में, और सरकार जो भी नए नवाचार कर रही है, जो भी नए इनोवेशन कर रही है, तो वहां उनको ट्रेनिंग देती है, और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको जो है एक तरीके से एक किसान मित्र के तौर पर उनको एक रिप्रेजेंटेटिव उनको मुहैया कराती है, जो लगातार उनको ये बताते हैं कि कौन सी फसल हमको किस समय कब लगानी चाहिए, और उसमें तकनीकी रूप से हम कैसे ज्यादा से ज्यादा फसल उगा सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे बदलाव देखे गए। खास करके मैं जबलपुर, जब मैं किसान कॉल सेंटर पे मैं अपना सर्वे करने के लिए गया, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का एक सेंटर है जबलपुर, जो छत्तीसगढ़ को भी कवर करता है और मध्य प्रदेश को भी कवर करता है। तो वहां पर जो किसानों की जो समस्याएं हैं वो यही है कि आज भी जो एक बड़ी चुनौती की हम बात कर रहे हैं सर, वो यही है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी की ये साधन पहुंच तो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हर क्षेत्र में विकास हुआ है। और अगर कृषि क्षेत्र के विकास की बात की जाए तो रेडियो ने बहुत बड़ी भूमिका अपनी निभाई है, क्योंकि अगर हरित क्रांति की बात की जाए, हम जो आज अपने अनाज उत्पादन पे आत्मनिर्भर हुए हैं, इसमें सबसे बड़ा श्रेय रेडियो का जाता है, क्योंकि रेडियो के माध्यम से ही नई नई वैरायटीज के प्रयोग करने की सलाह दी गई है। नई नई जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित खेती करने का तरीका है, ये सारी जानकारियां रेडियो के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाई गई हैं। अगर हम बच्चों की बात करें, क्योंकि 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एट प्रेजेंट यूथ है, और युवाओं पर इस सोशल मीडिया का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, और सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाले हमारे यूथ ही हैं इस सोशल मीडिया को। इसके साइड इफेक्ट और क्या क्या पड़ रहे हैं, और चलते चलते इन युवाओं को आप एक संचार विभाग के जो विभागाध्यक्ष के नाते क्या कहेंगे कि इस सोशल मीडिया को किस प्रकार से प्रयोग करें ताकि अपने फायदे उससे ले सकें, बल्कि नुकसान से बचे रहें? इसमें जो है बस मैं यही कहूँगा कि आप किताबों की तरफ लौटिए, क्योंकि किताब हमको जीवन भर तक आपको कनेक्ट होना सिखाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया आज है, कब फिर कल नहीं रहेगा। एक दौर था ओरकुट जैसा माध्यम, जो फेसबुक से पहले हुआ करता था सर, लोग वो ओरकुट का कोई नहीं जानता है। तो इसी तरीके से फेसबुक के अलावा भी आएगा कोई दूसरा टूल्स आएगा, उसके बाद फिर फेसबुक कोई नहीं जानेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि समय के साथ अगर हम बात कर रहे हैं, जनसंचार के माध्यम वो बदलते जा रहे हैं। कहाँ से चल कर हम यहाँ तक आए हैं और आगे क्या होगा अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन किताबें वहीं पर रहेंगी, किताबों से हम जुड़े, क्योंकि उसमें जो भी कंटेंट हमें मिलेगा वो
हमें मोटिवेट करेगा, हमें आगे बढ़ाएगा। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में जो कंटेंट हम लेते हैं उसके साथ साथ कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाता है जो हमारे दिमाग पर और मानसिक अवस्था पर प्रभाव डालता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी किताबों से जुड़े रहें और जो प्लेटफॉर्म है उनसे भी जुड़े रहें, सिर्फ सोशल मीडिया के सहारे न रहें। हम एक मनुष्य हैं और जीवन समाज में रहते हैं, समाज के प्राणी हैं, इसलिए सामाजिकता को भी ध्यान में रखते हुए हमें व्यवहार करना है, सिर्फ सोशल मीडिया के सहारे नहीं रहना है। डॉक्टर ललित कुमार जी, आप हमारे इस कार्यक्रम आए और बदलते दौर में जनसंचार माध्यम कितना बदले हैं और कितना प्रभावित रहे हैं और कितना प्रभाव डाल रहे हैं हमारे जीवन पर, इस पर विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।